हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो वीडियो है उसमें ईसीजी का अगला जो 7 पार्ट है उसका डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था साइनस रिदम क्या होता है, तो एक ओवरव्यू कर देती हूँ। साइनस रिदम वैसा रिदम होता है जब आप ईसीजी देखते हैं उसमें आपको क्या मिलता है, पहले पी वेव मिलेगा, पी वेव के बाद क्या मिलेगा, QRS मिलेगा। अगर ये कंटिन्यूटी में है तो ये साइनस वेव होगा, और जो पी वेव होगा उसको अपराइट रहना है। ठीक है, रेगुलर कहने का क्या मतलब है, जैसे ये R और R है तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे ये R1 इसको मान लेते हैं, ये दोनों को R2 मान लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो तो ये रेगुलर कहलाएगा। अगर सेम नहीं होगा तो इरेगुलर कहलाएगा। हार्ट रेट आपको पता है, हार्ट रेट कितना होता है नॉर्मल, 60 से 100 के बीच में। तो हार्ट रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर रेगुलर है, ठीक है, रेगुलर के लिए बता रही हूँ, तो अगर स्मॉल बॉक्स ले रहे हैं तब 1500 डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स बिटवीन R एंड R, और अगर लार्ज बॉक्स ले रहे हैं तो 300 डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स बिटवीन R एंड R। ठीक है, लेकिन अगर इरेगुलर है तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले तो 6 सेकंड वाला ईसीजी लेंगे और उसमें क्या करेंगे, टोटल R को काउंट करेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए हमारा जो ईसीजी है वो 3 सेकंड वाला है, तो क्या करेंगे, टोटल R को काउंट करेंगे और 20 से गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे R काउंट करने का क्या मतलब है, 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R। ठीक है, एक्सिस मेनली नॉर्मल जो एक्सिस होता है वो हम देखा जाता है मेनली लीड 1 पे देखा जाता है और लीड AVF पे देखा जाता है। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि आप थंब ले लीजिए, राइट हैंड का थंब और लेफ्ट हैंड का थंब। ठीक है, राइट हैंड के थंब को आप क्या मानिए, तो राइट हैंड के थंब को आप लीड 1 मानिए और लेफ्ट हैंड के थंब को आप AVF मानिए। ठीक है, अब क्या है कि जब नॉर्मल रहेगा तो लीड 1 और लीड 2 दोनों ऊपर की ओर रहेगा। ठीक है, लेकिन जब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा तो लीड AVF क्या होगा, नीचे की ओर डेविएट करेगा, और अगर राइट डेविएशन होगा, राइट एक्सिस डेविएशन, तो लीड 1 नीचे की ओर डेविएट करेगा। तो कितना इजी हो जाता है समझना। तो क्या समझा, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में क्या होता है, लीड जो AVF है वो नीचे की ओर डाइवर्ट करता है और लीड 1 नॉर्मल रहता है। लेकिन राइट एक्सिस डेविएशन में जो राइट हैंड में हम था लीड 1 वो डेविएट करता है नीचे की ओर और लेफ्ट वाला नॉर्मल रहता है। ठीक है, इराजमेंट में मेनली हम वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के बारे में बात किए थे। कंडक्शन ब्लॉक में हम मेनली 3 तरह का AV ब्लॉक के बारे में डिस्कस किए थे। चलिए आ जाते हैं इस्कीमिया में। तो इस्कीमिया का डिस्कशन करते हैं। तो इस्कीमिया कहते किसको हैं, तो जब टिश्यू के पास सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, या तो ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है जिसके कारण, तो इसको हम इस्कीमिया कहते हैं। तो इस्कीमिया में हम स्टडी कैसे करेंगे ईसीजी में, तो इस्कीमिया एक फाइंडिंग है, ठीक है, जिसमें मेनली ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ब्लड फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। तो इसमें हम क्या देखते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंटिग्यूअस लीड देखते हैं। अब कंटिग्यूअस लीड आपको पता नहीं होगा क्या होगा, तो कंटिग्यूअस लीड जैसे कि हम 12 टाइप का लीड पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो लीड सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को हैंडल करता है उसको कहते हैं कंटिग्यूअस लीड। जैसे कि हार्ट का इन्फीरियर वॉल है तो वहाँ पर कौन कौन सा लीड अफेक्ट करता है, लीड 2, लीड 3, AVF। ये लीड 2, लीड 3, AVF कहाँ का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेता है, तो इन्फीरियर वॉल का, लीड 1 और AVL हाई लेटरल वॉल का, V1 V2 सेप्टल वॉल का, V3 V4 एंटीरियर वॉल का। ये आपको याद करना पड़ेगा कंटिन्यूअस लीड कि कौन सा लीड हार्ट के कौन से एनाटॉमिकल साइट को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस लीड समझ गए।
अब इस्कीमिया में आप देखिएगा क्या, एचटी सेगमेंट देखिएगा। एचटी सेगमेंट कौन सा होता है, ये आपका पी है, ठीक है, ये क्यू आर एस है, ये टी है, ठीक है। तो ये एस है और ये टी है। तो सेगमेंट अगर बात किया जाए तो ये वाला होता है एच टी सेगमेंट, यहाँ तक। तो मेनली हम इसी को डील करेंगे। तो अगर एच टी सेगमेंट में डिप्रेशन ग्रेटर देन 1 mm हो जाए, मतलब 1 स्मॉल बॉक्स, एक स्मॉल बॉक्स जो होता है ना 1 mm का होता है, अगर उससे ज़्यादा हो जाए या इक्वल हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, एच टी डिप्रेशन कहेंगे। और ये किसका साइन है, इस्कीमिया का साइन है, ठीक है। मतलब कि हमारा पी है, सॉरी, ये हमारा पी है, ठीक है, ये क्यू आर एस है और ये नॉर्मल रहना चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये क्या हो गया 1 mm नीचे चला गया, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, एच टी डिप्रेशन कहेंगे। और ये किसका साइन है, इस्कीमिया का साइन है, ठीक है। दूसरा, डीप टी वेव का इन्वर्सन हो जाना। कितना इन्वर्सन होगा, ग्रेटर देन 5 mm, मतलब 5 बॉक्स से ज़्यादा टी वेव क्या हो जाएगा, इन्वर्सन हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, मान लीजिए एच टी सेगमेंट में डिप्रेशन ग्रेटर देन 1 mm होया हुआ है, कौन सा लीड में, लीड 5 और लीड 6 में। तो लीड 5 और 6 किसका है, लेटरल वॉल का साइन है। मतलब ये लीड 5 और लीड 6 लेटरल वॉल के इम्पल्स को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है, मतलब पहचानता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके लेटरल वॉल में क्या है, इस्कीमिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए एच टी सेगमेंट में डिप्रेशन आप देखेंगे V3 और V6 में, V3 और V6, ठीक है। तो कौन से वॉल अफेक्ट हुआ है, एंटेरियो लेटरल वॉल। देखिए तो क्या हो जाएगा, एंटेरियो लेटरल वॉल इस्कीमिया हो जाएगा। आशा है ये इस्कीमिया पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए ये क्या हुआ है, एच टी सेगमेंट में क्या हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, ठीक है, समझ में आ गया। ये इसका ग्राफ है। ड्यू टू ये होता क्यों है, तो कंप्रोमाइज ब्लड सप्लाई के कारण होता है, तभी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। और टी वेव इन्वर्जन हो जाएगा किस में, तो V2 और V6 में। ये अगर कह रहा है कि V2 और V6 में टी वेव का इन्वर्सन दिखा, ये मतलब क्या हो रहा है, पैथोलॉजिकल, मतलब ये किसी डिजीज़ के कारण हो रहा है, ठीक है। ये सब याद करने की बातें हैं, आप कहीं से भी समझ नहीं सकते हैं। चलिए आते हैं इन्फ्रैक्ट में। इन्फ्रैक्ट में मेनली हम कौन सा इन्फ्रैक्शन पढ़ेंगे, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका फाइंडिंग कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, एच टी एलिवेट कर जाता है। अभी मैंने क्या बताया था, एच टी जब डिप्रेस करता है नॉर्मल से तो इसको हम इस्कीमिया कहते हैं। अगर एच टी एलिवेट करेगा तो इसको क्या कहेंगे, इन्फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। तो कितना एलिवेट करेगा, तो पहले एलिवेट करता क्यों है, मायोकार्डियल नेक्रोसिस के कारण। सेल क्या हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं। यही अर्लीस्ट साइन होता है एक्यूट इन्फ्रैक्शन का। तो इसमें लीड कैसा दिखेगा, आपको पता है 2 तरह, मेनली 12 लीड होते हैं ईसीजी में, ठीक है, जिसमें से 6 लीड होते हैं लिम्ब लीड और 6 लीड होते हैं चेस्ट लीड, ठीक है। जो लिम्ब लीड होता है वो मेनली उसमें कितना एलिवेशन हुआ है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ठीक है। और कंटिन्यूअस चेस्ट लीड में कितना एलिवेशन हुआ है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 mm। तब हम इसको क्या कहेंगे, उस पेशेंट को इन्फ्रैक्शन हुआ है, ठीक है। एच टी एलिवेशन देख लिए। दूसरा, पैथोलॉजिक क्यू वेव देखना पड़ेगा, क्योंकि क्यू वेव अगर पैथोलॉजिक मतलब उसमें बीमारी है तो उसमें वो क्या का इंडिकेशन करता है, मायोकार्डियल नेक्रोसिस का। तो इसका कहने का क्या मतलब है, अगर क्यू वेव ग्रेटर देन 0.04 सेकेंड हुआ ड्यूरेशन उसका, ठीक है, वो रहता है ना, इधर ड्यूरेशन रहता है और इधर वोल्टेज रहता है। तो ड्यूरेशन अगर 0.04 सेकेंड से ज़्यादा हुआ या आर वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 25% होगा, तो उसको क्या कहेंगे कि इस पेशेंट को मायोकार्डियल नेक्रोसिस होया हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम लीड V1 को इग्नोर कर दिए,
जब तक कि कोई भी एबनॉर्मलिटी ना मिले पेरिकार्डियल लीड में। बहुत सारे पेरिकार्डियल लीड होते हैं 6, ठीक है। तो V1 को मान लीजिए इग्नोर करना पड़ेगा। अगर अगले जो 5 बचे हैं उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं मिला तो हमें लीड 3 को इग्नोर करना पड़ेगा जब तक जो अदर 5 बचे हैं उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज मिले नहीं है। तो कौन से अदर 5 में मिले? लीड 2 और AVF, ठीक है। अब इसका भी क्लासिफिकेशन है। तो कैसे क्लासिफिकेशन किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग। जैसे नॉर्मल में तो कुछ नहीं है। एक्यूट MI, इसमें टाइमिंग क्या है? मिनट से आवर में है, ठीक है। इसमें होता क्या है? HT एलिवेशन होगा, ये तो हमें पता है। जो हमारा T वेव है वो इन्वर्टेड हो जाएगा। इन्वर्टेड का ये अपराइट है और ये इन्वर्टेड है, ठीक है। तो इन्वर्टेड हो जाएगा और Q वेव प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, ठीक है। ये देखिए प्लस माइनस मतलब प्रेजेंट और माइनस मतलब एब्सेंट। रिसेंट MI मतलब अभी अभी हुआ है। आवर्स तो डे लगता है इसको पहचानने में। इसमें Q वेव होता है। HT एलिवेशन एब्सेंट या प्रेजेंट होगा, लेकिन T वेव क्या है? इन्वर्सन किया हुआ है, ठीक है। ओल्ड MI मतलब पहले से ही MI है, ठीक है। इसमें डे टू मंथ लगता है। Q वेव प्रेजेंट है। आइसोइलेक्ट्रिक HT सेगमेंट है। आइसोइलेक्ट्रिक HT सेगमेंट कहने का मतलब है जो इसका रियल जगह है, जैसे कि यहाँ पर होता है ना, तो ये रियल जगह आइसोइलेक्ट्रिक, ना नीचे डिप्रेस किया है ना एलिवेट किया है। और क्या देखना पड़ेगा? T वेव इन्वर्जन प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, ठीक है। पोस्टीरियर मतलब LV वॉल इन्वॉल्वमेंट का क्या मतलब है? कि जो पोस्टीरियर वॉल है वहाँ पे इस्कीमिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेनली कौन से लीड पे देखने के लिए मिलेगा? तो लीड V1 तो V3, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बताया था कि कंटिग्यूअस लीड देखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, रेसिप्रोकल चेंजेस। रेसिप्रोकल चेंजेस क्या होता है? तो जैसे आप कंटिन्यूअस लीड पढ़े थे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस लीड को जो अपोज करता है, पूरी तरह नहीं लेकिन थोड़ा मोड़ा अपोज करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल लीड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली जैसे कि एंटीरियर MI है। एंटीरियर MI एंटीरियर वॉल में कौन सा था? देखिए एंटीरियर वॉल में कौन सा था, ऊपर दिखाती हूँ, ये वाला V3 V4, ठीक है। तो V3 V4 को कौन रेसिप्रोकल करता है? इन्फीरियर वॉल। मतलब कि इन्फीरियर वॉल कौन सा है? लीड 3, 2 और AVF। मतलब कि इसके वर्क को ये अपोज करेगा, पूरी तरह नहीं लेकिन थोड़ा मोड़ा, ठीक है। इसी को रेसिप्रोकल चेंजेस कहते हैं। तो ये मेनली एंटीरियर MI, इन्फीरियर MI और लेटरल MI में होता है। एंटीरियर MI कहने का मतलब है रेसिप्रोकल चेंजेज हुआ है इन्फीरियर वॉल में। इन्फीरियर MI कहने का क्या मतलब है? रेसिप्रोकल चेंजेज हुआ है एंटीरियर वॉल में। लेटरल MI कहने का क्या मतलब है? रेसिप्रोकल चेंजेज हुआ है इन्फीरियर वॉल में, ठीक है। ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब याद करने की बातें हैं, समझने में कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, अगर एंटीरियर MI हुआ है इसका मतलब कि कौन सा आर्टेरियल ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब जो एंटीरियर वॉल है, मतलब अगर एंटीरियर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा तो इसमें एंटीरियर वॉल इन्वॉल्व होगा। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि इन्फीरियर वॉल में कौन सा आर्टरी जो सप्लाई हो रहा है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है? तो मेनली एंटीरियर अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ तो इसमें लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी अफेक्ट होगा। अगर लेटरल वॉल अफेक्ट हुआ इसका मतलब कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी अफेक्ट हुआ है। अगर इन्फीरियर वॉल अफेक्ट हुआ है तो इसका मतलब कि राइट कोरोनरी आर्टरी 80% और राइट सर्कमफ्रेंस 20% अफेक्ट हुआ है, ठीक है। अगर पोस्टीरियर वॉल हुआ है तो राइट सर्कमफ्रेंस, राइट वेंट्रिकल है तो राइट कोरोनरी आर्टरी। ये जब आप ब्लड सप्लाई पढ़िएगा ना तो उसमें ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। अगर आर्टेरियल वॉल इफेक्ट हुआ है इसका मतलब कि राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पार्ट में जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगी। इसमें मेनली हम सोडियम, कैल्शियम,
सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम के ज़्यादा और कम हो जाने के कारण ईसीजी में क्या चेंजेज होती है और उसके कारण कौन सा पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, इसके बारे में डील करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं लास्ट कौन सा, कि इसमें अदर डिजीज़ कौन कौन सा हो सकता है और हम कैसे किस डिजीज़ को ईसीजी पे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आर और कार्डिक डिजीज डायग्नोस यूजिंग ईसीजी? नो, कुछ है जो नहीं किया जा सकता है, जैसे कि वुल्वल हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सेप्टल वॉल डिफेक्ट, चैम्बर डिसऑर्डर, कार्डिक मासेज, पेरिकार्डियल डिजीज, ये सब मेनली ईसीजी पे डायग्नोसिस नहीं होता है। तो हम क्या यूज करेंगे? 2D इकोकार्डियोग्राफी यूज करेंगे। ठीक है, ये इसको पहचानने के लिए कि ये डिजीज है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।